अस्सलाम वालेकुम। आज हम RSA का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने एलवीएम पढ़ा था। एलवीएम को हमने किस तरह एक्सटेंड किया था, एलवीएम के अंदर हमने किस तरह पार्टीशंस क्रिएट की थी। इसके अलावा एलवीएम का हमने साइज को एक्सटेंड और रिसाइज किया था। आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 13 के अंदर ऑपरेटिंग रनिंग सिस्टम हम देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह रिस्टार्ट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलने वाले प्रोसेस किस तरह होते हैं और हम उन प्रोसेस के को मॉनिटर किस तरह कर सकते हैं। इन दिस लेक्चर सबसे पहले हम देखेंगे बूट, रीबूट और एंड शट डाउन आवर सिस्टम नॉर्मली, कि हम अपनी मशीन को किस तरह बूट, रीबूट एंड शट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बूट सिस्टम इनटू इनटू डिफरेंट टारगेट मैनुअली, कि हम अपने बूट सिस्टम के अंदर किस तरह एक टारगेट से दूसरे टारगेट में जा सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई सीपीयू मेमोरी इंटेंसिव प्रोसेस एडजस्ट प्रोसेस प्योरिटी विद रीनाइस एंड किल प्रोसेस। इसके अंदर हम देखेंगे हम अपने सीपीयू को किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं, रैम को किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रोसेस की प्योरिटी हाई करनी हो या लो करनी है वो हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, रीनाइस वैल्यू क्या होती है और किस तरह प्रोसेस को किल किया जा सकता है। उसके बाद लोकेट एंड इंटरप्रेट सिस्टम लॉग्स, फाइल्स एंड जर्नल हम इसमें देखेंगे हमारे पास जो सिस्टम लॉग होते हैं वो कहाँ पर लोकेट करते हैं और हम उसको किस तरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन सिस्टम्स, के दो सिस्टम्स के दरमियान हम अपनी फाइल को किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोसेस ऑन द रनिंग सिस्टम्स, कि हम अपने रनिंग सिस्टम के ऊपर प्रोसेस को किस तरह कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिस्टम डी टारगेट, सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम डी टारगेट्स, यानी जो हमने चेक किया था बोर्ड सिस्टम टू डिफरेंट टारगेट मैनुअली। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिस्टम टारगेट्स। सिस्टम टारगेट्स क्या होते हैं? इन रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इनिट रन लेवल्स आर रिप्लेस्ड बाय सिस्टम डी टारगेट्स। रेड हैट 6 के अंदर इनिट लेवल्स होते थे, इनिट रन लेवल्स होते थे, उनको रन लेवल्स को रिप्लेस कर दिया गया सिस्टम डी के साथ। सिस्टम रेड हैट 7 के अंदर इनिट की कमांड भी चल सकती है। स्टिल इनिट कमांड आर अवेलेबल बट इन द बैक एंड इट्स कॉल्ड अ सिस्टम टारगेट टू ब्रिंग द सिस्टम इनटू सर्टेन टारगेट्स, कि हम इनिट की कमांड भी चला सकते हैं। जब इनिट की कमांड हम चलाएंगे तो हमारे पास बैक एंड पे ऑटोमेटिकली सिस्टम डी की कॉल होगी और ये हमें डिफरेंट टारगेट के अंदर ले जाएगा। जिस टारगेट को हम सेट करेंगे या बूट करेंगे, जिस टारगेट के अंदर हम उस टारगेट के अंदर चले जाएंगे। 6 के अंदर रेड एट 6 के अंदर हमारे पास रन लेवल्स थे। रेड एट 7 के अंदर हमारे पास टारगेट्स आ गए और उसकी साथ डिस्क्रिप्शन आ गई। जीरो रन लेवल यानी 0 6 के अंदर था, 7 के अंदर पावर ऑफ टारगेट, इसका मतलब है शट डाउन द सिस्टम। उसके बाद रेस्क्यू टारगेट टू स्टार्ट इन सिंगल यूजर मोड फॉर ट्रबल शूटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अगर छोटी मोटी कोई ट्रबल शूटिंग करनी है कि हमारे पास कोई छोटा मोटा एरर है, कोई किसी फाइल के अंदर एरर है या सिस्टम बूट नहीं हो पा रहा, कोई सर्विस की वजह से सिस्टम अप नहीं हो पा रहा, तो हम उसको रेस्क्यू मोड में जाकर उस सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं। या अगर किसी फाइल में चेंजेस है, जिस तरह एफ टाइप की एक फाइल थी, अगर उसके अंदर हम एंट्री गलत कर दें तो हमारी मशीन बूट नहीं होती थी। फिर हम रेस्क्यू मोड में जाके एफ टैब के अंदर जो एंट्री गलत ऐड की थी उसको रिमूव कर देते हैं, तो हम दोबारा सिस्टम को बूट करते हैं तो हमारा सिस्टम बूट हो जाता है नॉर्मली। उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम मल्टी डैश यूजर टारगेट। रन लेवल 6 के अंदर रन लेवल 2 था और 7 के अंदर मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि सिस्टम स्टार्ट विद मल्टी यूजर मोड विदाउट एनएफ नेटवर्किंग लाइक एनएफएस, यानी कि मल्टी यूजर डॉट टारगेट के अंदर यानी रन लेवल 2 के अंदर हमारे पास एनएफएस की सर्विस नहीं चलती थी, जिसमें हम करते हैं कि हम अपनी लिनक्स टू लिनक्स फाइल शेयरिंग करने के लिए एनएफएस यूज़ होता है, तो उसकी सर्विस हमारे पास नहीं चलती थी। रन लेवल 3 के अंदर यानी मल्टी डैश यूज़र डॉट टारगेट के अंदर विद मल्टी यूज़र मोड विद नेटवर्किंग, इसके अंदर हमारे पास मल्टी यूज़र मोड भी था और नेटवर्किंग भी होती थी। इसमें हम एनएफएस के थ्रू अपने लिनक्स टू लिनक्स मशीनों में फाइल शेयरिंग भी कर सकते थे। ये हमारे पास
CLI मोड भी होता है। अगर मैंने ग्राफिक इंस्टॉल नहीं किया तो मेरी मशीन के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट आएगा वो मल्टी यूज़र डैट डॉट टारगेट आएगा। उसके बाद मल्टी यूज़र डॉट टारगेट यानी रन लेवल 4 ये हमारे पास रिजर्व होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए रिजर्व रखता है। उसके बाद हमारे पास आया था ग्राफिकल डॉट टारगेट विद ग्राफिकल यूज़र मोड GUI। अगर मैं ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करता हूँ तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो टारगेट आएगा वो ग्राफिकल डॉट टारगेट आएगा। उसके बाद मेरे पास लास्ट जो टारगेट है वो रीबूट डॉट टारगेट है, रीबूट द सिस्टम। अगर मैं ये प्रेस करता हूँ तो मेरा सिस्टम रीबूट हो जाएगा। उसके बाद टारगेट्स टारगेट्स के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट नई कमांड्स भी आई हैं जो हमारे पास उसके अंदर नहीं थी। 6 के अंदर इन्होंने 7 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है सिस्टम डी के साथ। सबसे पहली कमांड है सिस्टम CTL रेस्क्यू कि अगर मेरे पास मशीन चल रही है तो मैंने रेस्क्यू मोड के अंदर जाना है तो मैं अपनी मशीन पर कमांड दूंगा सिस्टम CTL रेस्क्यू, तो ये मेरे पास सिंगल यूज़र मोड के अंदर मूव कर जाएगी और यहाँ पे मेरे पास जो फाइल सिस्टम होगा, मेरे पास रूट वाला जो फाइल सिस्टम होगा वो माउंटेड हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम CTL एमरजेंसी टू मूव अ सिंगल यूज़र मोड मेंटेन विद ओनली रूट माउंटेड फाइल सिस्टम, यानी रेस्क्यू मोड और एमरजेंसी मोड 6 के अंदर एक ही था। 7 के अंदर उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, रेस्क्यू मोड अलग कर दिया और एमरजेंसी मोड अलग कर दिया। एमरजेंसी मोड के अंदर सिर्फ हमारे पास रूट पार्टीशन जो होती है जिसके ऊपर स्लैश रूट की जो पार्टीशन बनी होती है वो माउंट होती है। रेस्क्यू के अंदर हमारे पास पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम माउंट हो जाता है। उसके बाद सिस्टम CTL आइसोलेटेड मल्टी यूज़र डेट टारगेट, अगर एक टारगेट से दूसरे टारगेट में मूव करना है तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूंगा सिस्टम CTL आइसोलेट मल्टी यूज़र डॉट टारगेट टू मूव मल्टी यूज़र लेवल विदाउट ग्राफिकल इंटरफेस, यानी मैं जिस यूज़र का नाम दूंगा उसको जो टारगेट दूंगा उस टारगेट के अंदर वो आइसोलेट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। सिस्टम CTL आइसोलेट ग्राफिकल डॉट टारगेट, तो ये मल्टी यूज़र टारगेट या किसी और टारगेट से, एमरजेंसी टारगेट से या रेस्क्यू टारगेट से ग्राफिकल टारगेट में आना है तो मैं जो इसके लिए सिस्टम CTL आइसोलेट ग्राफिकल टारगेट, सिस्टम CTL सेट दैट डिफ़ॉल्ट ग्राफिकल टारगेट। अगर मैंने कोई अपनी मशीन के ऊपर डिफ़ॉल्ट टारगेट सिस्टम डी टारगेट सेट करना है तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा सिस्टम CTL सेट डैश डिफ़ॉल्ट और आगे टारगेट का नेम दे दूंगा, मल्टी यूज़र टारगेट, एमरजेंसी टारगेट, रेस्क्यू टारगेट, जो भी मैं उसको टारगेट दूंगा वो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मेरी मशीन रीबूट होगी तो वो उस टारगेट के अंदर बूट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर नॉर्मली दो ही टारगेट यूज़ करते हैं, या ग्राफिकल यूज़ करते हैं या मल्टी यूज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि एमरजेंसी के अंदर हमें अपनी मशीन को बूट नहीं करना होता, ना ही रेस्क्यू के अंदर करना होता है। एग्जाम के अंदर जो आपको मशीन मिलती है वो आपको मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर मिलती है। एग्जाम के अंदर जो मशीन आपको मिलती है वो मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर मिलती है। आप उस मशीन के ऊपर ग्राफिकल इंस्टॉलेशन भी हुई होती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने जो सेट किया होता है, डिफ़ॉल्ट पे जो उन्होंने टारगेट सेट किया होता है वो मल्टी यूज़र टारगेट सेट किया होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि अपनी मशीन के ऊपर ग्राफिकल टारगेट सेट करो, तो आप इस कमांड के थ्रू ग्राफिकल टारगेट सेट करते हैं और बाद में मशीन को रीबूट करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मशीन रीबूट होगी तो वो ग्राफिकल टारगेट में आएगी। तो उसके बाद अगर हमने देखना है कि हमारी मशीन के ऊपर कौन सा टारगेट इस टाइम सेट है तो मैं उसके लिए चेक करूंगा सिस्टम CTL डैश गेट डैश टारगेट। अब उसके बाद प्रोसेसर, सबसे पहले हमने अभी तक सिस्टम डी पढ़े हैं, सिस्टम डी चेक कर लेते हैं मशीन को, मैं बूट करता हूं तो हम सिस्टम डी चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टारगेट्स हैं, कितने किस्म के हमारे पास टारगेट हैं, एक टारगेट से दूसरे टारगेट में किस तरह मूव कर सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या है। ये मेरे पास मशीन बूट हो रही है। यूज़र नेम मेरे पास रूट है, पासवर्ड इसका है रेड हैट। टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हम चेक करते हैं सिस्टम CTL
सिस्टम CTL गेट डैश टारगेट, गेट डैश डिफ़ॉल्ट। तो इस टाइम मेरे पास जो मशीन के ऊपर जो टारगेट सेट है वो कौन सा सेट है, ग्राफिकल टारगेट। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास कौन कौन से टारगेट हैं मेरी मशीन के ऊपर, तो मैं यहाँ पर मेरे पास कमांड कौन सी है, ये देखें, ये मेरे पास अगर मैं सिस्टम CTL रीबूट करता हूँ तो मेरे पास मशीन रीबूट हो जाएगी। उसके अलावा मैं सिस्टम CTL हॉल्ट करता हूँ तो मेरे पास मशीन शट डाउन हो जाएगी। बाकी ये फोर्स डैश रीलोड, ये सर्विसेज को रीलोड करने के लिए, ये मेरे पास ये सर्विस को रीलोड करने के लिए। रेस्क्यू टारगेट में अगर जाना चाहता हूँ तो सिस्टम CTL रेस्क्यू करता हूँ तो वो रेस्क्यू टारगेट में चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ है, स्टेटस है, किसी सर्विस का मैंने स्टेटस चेक करना तो सिस्टम CTL स्टेटस की कमांड से मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, डिसेबल है, ये ऑन बूट टाइम पे अगर मैंने कोई सर्विस को डिसेबल करना है तो ये मेरे पास वो सर्विस है, सिस्टम CTL डिसेबल आगे सर्विस का नाम। ऑन बूट टाइम पे अगर मैंने चेक करना है मेरे पास कौन कौन सी सर्विसेज है तो ये उसके लिए कमांड है इस अनेबल, वो मुझे बता देगा। आइसोलेट टारगेट है, यानी एक टारगेट से दूसरे टारगेट में शिफ्ट करना है तो मेरे पास आइसोलेट की कमांड है। एमरजेंसी टारगेट के अंदर जाना है तो सिस्टम CTL एमरजेंसी करूंगा तो वो मेरे पास एमरजेंसी में चला जाएगा। तो मैं इसमें चेक करता हूँ लिस्ट डैश यूनिट्स कि मेरे पास कौन कौन से यूनिट्स है। सिस्टम CTL को टारगेट्स को हम यूनिट्स भी कहते हैं। ये देखें, ये मेरी मशीन के ऊपर मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें से। एक मिनट, ये रिजल्ट थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ साइज को, ताकि मेरे पास रिजल्ट प्रॉपर आ जाए। तो मैं इसमें मोर का एक पैरामीटर ऐड करता हूँ ताकि हम इसका रिजल्ट को पेज बाय पेज देखें। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये कुछ डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो हार्ड ड्राइव्स हैं, जो सिस्टम से रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन प्रोक से सिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जिसमें डिवाइसेस हैं उनका ये आगे बस नंबर है, उसका ये टारगेट है, किस टारगेट में आगे डिवाइस नेम है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये मेरे पास हार्ड ड्राइव्स की आ रही हैं। जो लास्ट टाइम हमने LVM जिस पार्टीशंस के ऊपर किया था, जिन हार्ड ड्राइव्स के ऊपर किया था, वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन है ये शुरू में हमारे पास। उसके बाद वो बता रहा है कि मेरे पास कौन कौन सी एक्टिव स्टेट में है, कौन कौन सी मेरे पास एक्टिव स्टेट में, यानी इसमें इस टाइम बता रहा है कि मेरे पास जो CD-ROM लगा है वो मेरे पास एक्टिव है और प्लग इन है। TTY टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट, मेरी मशीन के ऊपर डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं, हर टर्मिनल के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट डिवाइसेस माउंट हुई होती हैं। जो चीज़ हमने देखना चाहते हैं, ये मेरे पास इथरनेट कार्ड है, मैं आपको इथरनेट दिखा देता हूँ। इथरनेट कार्ड भी मेरे पास प्लग इन है, ये मेरे पास इस टाइम गीगा इथरनेट लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो मैकबुक है वो उसमें जो उसमें लैंड कार्ड है, जो उसमें वाईफाई है वो गिग की सपोर्ट करता है, और जो मेरे पास अंदर मैं VMware फ्यूजन यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर जो लैंड कार्ड लगे हुए हैं वो भी गिग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ पे गिग है। हो सकता है आपके पास यहाँ पर फास्ट इथरनेट की ऑप्शन आए, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस हार्डवेयर के ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पे अब ये देखें, ये मेरे पास सारी माउंटेड डिवाइसेस आ गई हैं जो जो मेरे पास माउंटेड है। स्लैश रूट है, स्लैश है, स्लैश बूट है, फिर जो इस पे हमने LVM बनाया था ये वो चीज़ है, सिंपल पार्टीशन जो बनाई थी, उसके बाद फिर LVM हमने जिस पार्टीशन के ऊपर बनाया था, XFS जो पार्टीशन हमने बनाई थी, फिर LVM में जो XFS पार्टीशन बनाई थी, सारी हमारे पास माउंटेड डिवाइसेस भी आ रही हैं यूनिट्स के अंदर वो सब कुछ ही वो यूज़ करता है। यहाँ पर अब कुछ सर्विसेज बता रहा है कि ये सर्विसेज मेरी मशीन के ऊपर एक्टिव हैं। RPC की सारी सर्विस है, फाइल सिस्टम की है, कर्नल वाचर है, इसके अलावा कर्नल लॉग वाचर है, अकाउंट सर्विस है, सिक्योरिटी ऑडिटिंग सर्विस है। ये जब हम सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे तब हम ये देखेंगे क्या चीज़ है। जॉब स्पूलिंग टूल्स है, जब हम ये चेक करेंगे जॉब्स हमारे पास क्या होती हैं, किस तरह हम उसको ऑटोमेट करते हैं, तो ये हम सब कुछ चीज़ें बाद में देखेंगे। तो ये सारी सर्विसेज थी। अब हम आते हैं टारगेट्स के ऊपर। ये सारी अभी तक सर्विसेज ही मेरी मशीन के ऊपर हैं।
अब ये देखें, अब ये मेरी मशीन के ऊपर टारगेट स्टार्ट हो गए। बेसिक डॉट टारगेट इस फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लूटूथ के लिए क्रिप्ट सेटअप डॉट टारगेट, अगर मैंने अपनी मशीन के साथ कोई ब्लूटूथ कनेक्ट करनी है तो मुझे उसके लिए ये टारगेट सेट करना पड़ेगा, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव ही है। इनक्रिप्टेड वॉल्यूम के लिए जी एटिड डॉट टारगेट, लॉगिन प्रॉम्प्ट के लिए ग्राफिकल डॉट टारगेट, ग्राफिकल इंटरफेस के लिए जो बाय डिफॉल्ट टारगेट ग्राफिकल के साथ यूज होता है लोकल एफ एस डैश प्री डॉट टारगेट, मल्टी यूजर टारगेट लोकल फाइल सिस्टम के लिए, मल्टी यूजर सिस्टम के लिए, नेटवर्क ऑनलाइन टारगेट, नेटवर्क टारगेट्स, ये सारे हमारे पास डिफरेंट टारगेट्स आ रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले एक टारगेट से दूसरे टारगेट में जाते हैं। तो शो ऑल इंस्टॉल यूनिट फाइल्स, अगर मैंने अपनी मशीन के ऊपर जो जो इंस्टॉल यूनिट फाइल्स हैं वो मैं देखना चाहता हूँ, तो ये मैं अपने पास कमांड चलाऊंगा सिस्टम सी टी एल लिस्ट डैट यूनिट्स डैश फाइल्स। मैं अगर इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पे चलाता हूँ, सिस्टम सी टी एल लिस्ट डैश यूनिट डैश फाइल्स, ये देखिए ये मेरे पास यूनिट फाइल्स हैं कुछ जो हमारे पास ह्यूज पेजेस के लिए यूज़ करते हैं। जब हम केवीएम पढ़ेंगे, विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये चेक करेंगे ह्यूज पेजेस हमारे पास क्या होते हैं। उसके अलावा कर्नल से रिलेटेड है, ये स्टैटिक है, डिसेबल है, टेम्प डॉट माउंट डिसेबल है। कब ये हमारे पास कब की जो सर्विस है, यानी अगर मैं कोई प्रिंटर यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए कप्स की सर्विस चाहिए होगी, ये मेरे पास अनेबल है। इसके अलावा डिफरेंट सर्विसेज हैं, कुछ हमारे पास डिसेबल आ रही हैं, कुछ हमारे पास अनेबल आ रही हैं, कुछ स्टैटिकली हैं, कुछ डायनेमिकली हैं। जो हम इसमें देखना चाहते हैं, ये मेरे पास एलवीएम से रिलेटेड सारी सर्विसेज हैं। ये एम डी एडीएम ये रेट से रिलेटेड है। आजकल जो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही रेड की, वो हार्डवेयर रेड बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर रेड एक किस्म का कह लें वो आजकल नहीं बन रहा। जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन लेवल के ऊपर काम हो रहा है, जितना भी प्रोडक्शन लेवल के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, रेड हैट की इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके लिए हम रेट जो बनाते हैं वो हार्डवेयर लेवल पे रेट बनाते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर लेवल पर। अब रेड हैट 7 के अंदर रेट की ऑप्शन उन्होंने कोर्स आउटलाइन में ख़त्म कर दी। रेड हैट 6 के अंदर रेट की ऑप्शन थी, रेट का एक टॉपिक था, उसमें हम रेट कवर किया करते थे। इसमें अब 7 के अंदर रेट का टॉपिक उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये नेटवर्क की सर्विसेज थी ऊपर हमारे पास, ये पोस्टफिक्स की सर्विस है, डीएनएस के लिए यूज़ कर वो डीएस वो मेल सर्वर के लिए यूज़ करते हैं। ये एनएफएस की सर्विस है, एनएफएस सिक्योर है और एनएफएस सर्वर है। डिफरेंट जब हम ये चीज़ें देखेंगे तब हम इन चीज़ों को सर्विसेज को भी चेक करेंगे। सॉकेट डॉट टारगेट्स हैं हमारे पास, साउंड डॉट टारगेट है, डिफरेंट टारगेट्स हैं। तो अब हम एक टारगेट काम शुरू करते हैं। हम टारगेट्स देखते हैं, टारगेट्स एक टारगेट से दूसरे टारगेट में किस तरह जाते हैं। सिस्टम सी टी एल आइसोलेट, मैं यूज़ करता हूँ मल्टी यूज़र टारगेट। अगर मैं सिस्टम सी टी एल आइसोलेट मल्टी यूज़र डॉट टारगेट करता हूँ तो एंटर करता हूँ, तो ये मेरी मशीन ग्राफिकल यानी सी एल आई मोड के अंदर, मल्टी यूज़र मोड के अंदर एंटर होगी। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ लॉगिन का रूट, पासवर्ड देता हूँ रेड हैट। तो चेक करता हूँ सिस्टम सी टी एल गेट डैश डिफ़ॉल्ट। तो अभी तक मेरा पास जो टारगेट आ रहा है वो ग्राफिकल टारगेट आ रहा है। तो मैं यार थोड़ी सी इसको इंक्रीज करता हूँ। अच्छा, मैं इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको जाता हूँ नॉर्मल ग्राफिकल के अंदर। ग्राफिकल के अंदर जाने के लिए दोबारा आइसोलेट ग्राफिकल टारगेट, तो ये मेरे पास मशीन हो गई।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम अपनी मशीन के ऊपर टारगेट किस तरह डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टारगेट को किसी मल्टी हम अब मल्टी यूज़र टारगेट अपनी मशीन के ऊपर सेट करते हैं, मल्टी यूज़र टारगेट को डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं। तो उसके लिए सिस्टम सीटीएल सेट डैश डिफ़ॉल्ट मल्टी यूज़र डॉट टारगेट। अब देखें उसने क्या किया, जब मैंने इसको सेट कर दिया मल्टी यूज़र डॉट टारगेट, तो उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट टारगेट्स में से जो पहले ऑलरेडी लिंक बने हुए थे वो उसको उसने रिमूव करके किसके साथ उसको लिंक बना दिया, मल्टी डैश यूज़र डॉट टारगेट के साथ उसने लिंक बना दिया। पहले इसका लिंक किसके साथ बना हुआ था, ग्राफिकल टारगेट्स के साथ बना हुआ था, अब इसका लिंक बन गया मल्टी यूज़र डॉट टारगेट के साथ। तो अब मैं चेक करता हूँ सिस्टम सी टी एल गेट डैश डिफ़ॉल्ट। तो मेरे पास अब जो टारगेट आ रहा है वो मल्टी यूज़र डॉट टारगेट आ रहा है। तो मैं मशीन को रीबूट करता हूँ। रीबूट करने का तरीका ये है, सिस्टम सी टी एल रीबूट करता हूँ तब भी रीबूट हो जाएगी। अगर सिंपल रीबूट करता हूँ, अगर मैं सिंपल रीबूट देता हूँ तब भी मेरी मशीन रीबूट हो जाएगी। तो मैं सिस्टम सी टी एल के साथ रीबूट करता हूँ तो ये मेरे पास मशीन रीबूट हो गई। ठीक है, ये मेरे पास अब आ गई। किसके अंदर आ गया, मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर हम लोग आगे नहीं आया, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने अपनी मशीन के ऊपर मल्टी यूज़र टारगेट मैंने सेट किया हुआ था गेट डैश टारगेट डिफ़ॉल्ट। तो ये मेरे पास मल्टी यूज़र टारगेट आ रहा है। तो मैं दोबारा स्विच कर जाता हूँ किसके अंदर, बल्कि मैं इस मशीन को यहीं पे बैठ के हम उसको दोबारा सेट करते हैं ग्राफिकल टारगेट के अंदर। तो ये मेरे पास देखें जो पहले उसने वह किया हुआ था मल्टी यूज़र टारगेट के साथ जो उसने लिंक बनाए हुए थे उसने रिमूव करके अब उसके साथ किसके साथ लिंक बना दिए, ग्राफिकल टारगेट के साथ लिंक बना दिए। तो अब मैं सिस्टम सी टी एल रीबूट करता हूँ फिर मेरे पास मशीन दोबारा रीबूट होगी सिस्टम सी टी एल रीबूट से। अब मेरे पास मशीन बूट होगी ग्राफिकल टारगेट के अंदर, क्योंकि हमने उसका ग्राफिकल टारगेट को सेट कर दिया हो डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही। एग्ज़ाम के अंदर आपको मल्टी यूज़र टारगेट ही मिलेगा और आपको एक सवाल दिया गया होगा, आप अपनी मशीन को ग्राफिकल टारगेट के अंदर आपको इसी तरह सिस्टम सी टी एल सेट डैश डिफ़ॉल्ट की कमांड देकर ग्राफिकल टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर सवाल नहीं भी आता सेट डैश, अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर सवाल नहीं आता कि आप अपनी मशीन को ग्राफिकल टारगेट के अंदर सेट करें, फिर भी आप अपनी आसानी के लिए ग्राफिकल टारगेट को सेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आसानी ये है कि आप इजीली कट एंड कॉपी कर सकते हैं अपनी चीज़ें माउस के थ्रू, कीपैड के थ्रू। जिस तरह अब हमारे पास ये कॉपी की ऑप्शन आ रही है, टर्मिनल के अंदर ये ऑप्शन नहीं आती कॉपी की, तो आप इजीली कर सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर आपको सवाल जो आते हैं वहाँ पर अगर आपके पास कैपिटल केसेस में और आप अगर आपने स्मॉल केसेस में अंदर कर दिया तो आपका पास जो रो सवाल होगा वो चाहे आपने ठीक भी किया होगा आपको वो गलत कंसिडर्ड हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह उसने एग्जाम के अंदर सवाल दिया गया होगा कैपिटल के अंदर, आपको उसी तरह कैपिटल के अंदर ही वो टाइप करनी होंगी चीज़ें। इसलिए बाज़ दफ़ा टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो जाती है, तो ईजिली ये है कि इसको कॉपी करें वहाँ से, उसका वो जो उसने टेक्स्ट दिया हुआ है, नाम जो यूज़र नेम दिया हुआ है या कुछ और जो उसने दिया हुआ है, जिस तरह उसने दिया है एज इट इज़ को यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर लें। जब हम लास्ट लेक्चर एंड ऑफ द सीरीज़, इस सीरीज़ में रेड हेड के एंड ऑफ द सीरीज़ में हम एग्ज़ाम एक प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये क्लियर करते हैं चीज़ें। सेम हम लाइव अपना एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट बनाकर उसमें प्रैक्टिस करेंगे। अब सिस्टम सी टी एल हमने देख ली चीज़ें, हाल्ट देख ली, गेट डैश डिफ़ॉल्ट देख ली। हाल्ट अभी मैंने आपको नहीं दिखाया, अगर यहाँ पे हाल्ट लिखता हूँ तो मेरे पास सिस्टम पावर ऑफ हो जाएगा, तो मैं अभी पावर ऑफ नहीं करना चाहता। तो एमरजेंसी मोड,
एमरजेंसी मोड देख लेते हैं, रेस्क्यू मोड देख लेते हैं। एमरजेंसी मोड में दिखाता हूँ तो आपको ये मेरे पास एमरजेंसी मोड में ये मेरे पास मशीन आ गई। अब इसके अंदर सिर्फ मेरे पास स्लैश रूट पार्टीशन माउंट है। तो अगर मैं ये कहता है कि गिव द रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस और टाइप कंट्रोल डी टू कंटिन्यू, तो मैं यहाँ पर रूट का पासवर्ड देता हूँ तो ये मेरे पास सिर्फ रूट पार्टीशन माउंट होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें पहली जो पार्टीशन आ रही स्लैश डेव 39 GB। अगर यहाँ में मैं कंट्रोल डी करता तो मैं इसको दोबारा सिस्टम सीटीएल एमरजेंसी से कहाँ जाता हूँ, ग्राफिकल के अंदर। देखिए अब यहाँ पे मुझे डबल टैप करता हूँ, मुझे डबल टैप करने नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर डबल टैप नहीं चलता। अब वो मुझे ग्राफिकल में कह रहा हूँ, ग्राफिकल में वो जाने नहीं दे रहा, कहता है अननोन ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रूट पार्टीशन के ऊपर कमांड चल सकती है सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए। तो मुझे यहाँ से वापस जाने के लिए अपनी मशीन को रीबूट करना पड़ेगा। सिस्टम सीटीएल रीबूट, सॉरी कैपिटल हो गया था, ये मेरी मशीन रीबूट होगी। तो हमारे पास दोबारा हम ग्राफिकल टारगेट के अंदर जाते हैं। अब हम देखते हैं ये अब हमारे पास चीज़ें हो गई हैं तकरीबन। सिस्टम सीटीएल रेस्क्यू देख लिया, सिस्टम सीटीएल एमरजेंसी देख लिया, मल्टी यूज़र टारगेट देख लिया, ग्राफिकल टारगेट देख लिया, उसको फिर हमने सेट भी कर लिया और टारगेट्स कौन कौन से। अगर मैं आपको इनट की कमांड भी दिखा देता हूँ, रूट रेड हैट अगर मैं इनट 3 करता हूँ तो मेरे पास कहाँ जाएगा, मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर जाएगा। तो ये देखें ये मेरे पास ऑटोमेटिकली मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर आ गई मशीन। रूट रेड हैट पासवर्ड, यहाँ पे मैं दोबारा इनट 5 करता हूँ तो ये मेरे पास किस में चली जाएगी, ग्राफिकल टारगेट के अंदर मशीन चली जाएगी। अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या होते हैं। A process refer to a program is in executing, it is running instance of a program. It is made up of program instruction, data read from files, other programs और input from a system users। कि जब भी हम अपनी मशीन के ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं या मैं कोई कमांड्स दे रहा हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जिस तरह डाटा को रीड करना है, राइट करना है, कोई भी काम है कर रहा हूँ, जिस तरह भी हमने सिस्टम सीटीएल की कमांडें दी थी, सिस्टम सीटीएल की कमांड दी थी, गेट की थी, फिर उसके बाद सेट की थी, रीबूट की थी, एमरजेंसी में गए थे हम, ग्राफिकल टारगेट को सेट किया था या मल्टी यूजर टारगेट सेट किया था। बैक एंड पर हर एक का उसका एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था। उस प्रोसेस के बिना कोई भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन काम नहीं करती, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के बिना उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता। तो हमारे पास दो किस्म के प्रोसेस होते हैं लिनक्स के अंदर, एक फोरग्राउंड प्रोसेस होता है और एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है। फोरग्राउंड प्रोसेस क्या होता है, दीज आर इनिशियलाइज एंड कंट्रोल थ्रू टर्मिनल सेशंस, कि अगर मैं इस टर्मिनल के ऊपर बैठ के कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे पास जो फोरग्राउंड प्रोसेस होगा वो मेरे पास इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। जब मैं टर्मिनल को बंद कर दूंगा यहाँ से तो वो प्रोसेस भी जो चल रहे होंगे वो किल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो वो मेरे पास फोरग्राउंड प्रोसेस होते हैं। तो बैकग्राउंड प्रोसेस वो होते हैं जो मेरे पास इस टर्मिनल के साथ काम नहीं कर रहे, बैक एंड पे काम कर रहे। अगर मैं ये टर्मिनल किल भी कर देता हूँ तब भी मेरे पास वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में रहेंगे। तो हम देख लेते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होते हैं और हमारे पास फोरग्राउंड प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले मैं फोरग्राउंड प्रोसेस को चलाता हूँ, एक कोई भी मैं प्रोसेस चला लेता हूँ। जिस तरह मैं फायरफॉक्स का एक प्रोसेस चला लेता हूँ, इसको मैंने ये चलाया तो ये मेरे पास फायरफॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। सॉरी वो मैंने कैंसिल कर दिया उधर से। तो ये मेरे पास फायरफॉक्स ओपन हो गया। तो देखिए अब मेरे पास ये जो टर्मिनल है ये मेरे पास टर्मिनल बिजी हो गया। जब जब मैं यहाँ पर कोई भी ओपन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर गूगल ओपन करता हूँ, देखें ये जो भी मैं सर्च करता हूँ चीज़ें वो मेरे पास
टर्मिनल मेरे पास बिजी है, टर्मिनल सॉरी वो मैंने प्रोसेस किल कर दिया, बंद कर दिया। अब ये भी मेरे पास टर्मिनल बिजी है, मैं इस टर्मिनल के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो मैं इस चाहता हूँ कि मेरी टर्मिनल जो मेरा जो प्रोसेस है ये मेरे पास बैकग्राउंड में चले जाए, ताकि मैं इजीली अपने टर्मिनल के ऊपर काम कर सकूं। अगर मैं टर्मिनल को बंद करता हूं तो ये देखिएगा मेरा प्रोसेस भी किल हो जाएगा। ये देखा वो पूछ रहा है दिस इज द प्रोसेस रनिंग इन दिस टर्मिनल, क्लोज द टर्मिनल विल किल इट। अगर मैं टर्मिनल को क्लोज करता हूं तो ये मेरे पास किल हो जाएगा। ये मेरे पास किल हो गया। तो मैं अब इस प्रोसेस को बैकग्राउंड पे चलाना है, तो उसके लिए मैं देखता हूँ किस तरह इसको बैकग्राउंड पे चला सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने कोई प्रोसेस देखना है कि मेरे पास कोई प्रोसेस फोरग्राउंड पे चल रहा है, तो उसके लिए FG। बैकग्राउंड पे देखना है तो उसके लिए BG। मैंने कोई जॉब्स देखनी है, मेरी टर्मिनल के ऊपर कौन कौन सी जॉब्स चाह रही हैं, तो उसके लिए जॉब्स। तो इस टाइम कोई भी जॉब्स नहीं है, तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड पे भी कोई प्रोसेस नहीं चाह रहा, इस टाइम बैकग्राउंड के ऊपर भी कोई प्रोसेस नहीं चाह रहा। तो अब हम फायरफॉक्स को बैकग्राउंड के ऊपर फेंकते हैं। तो बैकग्राउंड के ऊपर मूव करने के लिए कमांड के आगे कोई भी कमांड आपने यूज करनी है, उसको बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड पे मूव करना है, तो उसके एंड पर एंड साइन आप डाल देंगे तो वो बैकग्राउंड पे चली जाएगी। देखें अब मेरे पास फायरफॉक्स ओपन हो गया। इसमें अगर मैं जो भी यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास टर्मिनल भी यूज़ है ना, तो ये फायरफॉक्स हमारे पास किल हुआ है ना कुछ और हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर पहले मैं आपको अब दिखा दूँ जॉब्स, तो मेरे पास कौन सी एक जॉब रनिंग है फायरफॉक्स की। तो अगर मेरे पास मैंने इसको फोरग्राउंड पे लेके आना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा FG परसेंटेज प्रोसेस ID। ये मेरे पास ID है। तो मैं अगर आपको डिटेल दिखाऊं इसकी, जॉब्स -L, तो ये मेरे पास प्रोसेस ID आ रही है किसकी, फायरफॉक्स की। ये मेरे पास उसकी ID है, किसकी, जॉब ID है। तो मैं यहाँ पर दूंगा FG। अगर बैकग्राउंड फोरग्राउंड पे आने के लिए इसको मैं दूंगा FG परसेंटेज 1। तो ये मेरे पास अब फोरग्राउंड पे आ गया। अब देखें मेरे पास टर्मिनल 12 बिजी हो गया। तो अगर मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ तो ये मेरे पास किल हो जाएगा। तो ये मेरे पास किल हो गया। तो इसी तरह टर्मिनल को अगर किल करता हूँ तो तब भी किल हो जाएगा, कंट्रोल C करता हूँ तब भी वो प्रोसेस किल हो जाएगा जो मेरे पास फोरग्राउंड पे चल रहा है। तो दोबारा मैं इसको फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ और इसको मैं भेजता हूँ, मूव करता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर। तो ये मेरे पास बैकग्राउंड के ऊपर चल रहा है। अगर मैं अब टर्मिनल को किल कर देता हूँ, इधर देखिए इजीली किल हो गया, लेकिन इसको फायरफॉक्स को बंद नहीं होना चाहिए था, फायरफॉक्स को चलना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जो प्रोसेस था वो बैकग्राउंड पे चल रहा था। फायरफॉक्स परसेंटेज, ये मेरे पास जो फायरफॉक्स है ये मेरे पास कहाँ चल रहा है, बैकग्राउंड के ऊपर चल रहा है। तो अगर जॉब्स देख लेते हैं, इस टाइम ये है BG, मैं FG करता हूँ तो मेरे पास ये दोबारा फायरफॉक्स कहाँ चला जाएगा, बैकग्राउंड पे। ये फोरग्राउंड पे आ गया। अब मैं इसको बैकग्राउंड पे वापस भेजना चाहता हूँ तो मैं दोबारा BG करूँगा और कंट्रोल-Z। तो ये देखें मेरे पास आ गया वापस जॉब्स के अंदर, फोरग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर। तो मैं दोबारा इसको FG करता हूँ। तो अगर एक प्रोसेस मेरे पास जॉब्स में, अगर जॉब्स में एक प्रोसेस है तो मैं अगर FG करूँगा तो मुझे पहला ही उठा लेगा, अगर मेरे पास पहला ही पिक कर लेगा। अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोसेस चाह रहे हैं जॉब्स के अंदर तो मुझे उनकी ID देनी पड़ेगी। कंट्रोल-Z करता हूँ और परसेंटेज ID देता हूँ, तो ये मेरे पास 12 किस्में फोरग्राउंड में आ गया। तो उसको बैकग्राउंड में करने के लिए क्या करता हूँ मैं, BG दोबारा इसको दूंगा यहाँ पर, ये मेरे पास बैकग्राउंड में आ जाएगी। तो BG देख लेते हैं। BG के अंदर यानी बैकग्राउंड पे कोई प्रोसेस चाह रहा है, तो मेरे पास एक प्रोसेस चाह रहा है, कौन सा, बैकग्राउंड में, फायरफॉक्स का। तो ये था बैकग्राउंड और फोरग्राउंड्स।
ये दो हमारे पास प्रोसेस थे। अब हम देखते हैं लिनक्स आइडेंटिफाई प्रोसेस के प्रोसेस। लिनक्स के अंदर प्रोसेस को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। लिनक्स इज अ मल्टी यूजर सिस्टम मीनिंग्स डिफरेंट यूजर कैन बी रनिंग वेरियस प्रोग्राम ऑन द सिस्टम। ईच रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम मस्ट बी आइडेंटिफाई यूनिकली बाय द कर्नल। कि जो भी इस लिनक्स के ऊपर मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम अपने अपने प्रोग्राम, अपने अपने कोड या अपनी अपनी कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो हर यूज़र को डिफरेंट यूनिक आईडी मिलेगा, डिफरेंट प्रोसेस आईडी मिलेगा। तो किसी भी यूज़र का दूसरे यूज़र के साथ उसका प्रोसेस आईडी सेम नहीं होगा। तो एंड अ प्रोग्राम इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रोसेस आईडी पीआईडी एंड इट्स पेरेंट प्रोसेस आईडी यानी पीपीआईडी। देयरफॉर प्रोसेस कैन फर्दर बी कैटेगराइज इनटू टू, पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस। अब ये देखें, जो मैंने फायरफॉक्स चलाया था तो उसका मैं जॉब्स -L करता हूँ तो मेरे पास इस टाइम ये इसका प्रोसेस आ रहा है। ये मेरे पास इसका प्रोसेस आईडी, ये पी आई डी है इसका, ये इसका प्रोसेस आईडी है। तो इस फायरफॉक्स का कोई भी पेरेंट प्रोसेस नहीं है, नहीं इसने अभी तक कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है, इसलिए फिलहाल इसकी जो आईडी आ रही है पी आई डी आ रही है। अगर कोई भी प्रोसेस ऐसे हैं जो अपने पेरेंट प्रोसेस को कॉल करते हैं, फिर पेरेंट आगे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, तो फिर हम उनकी प्रोसेस आईडीज को देखते हैं तो हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस आईडीज आ रही होती हैं। वो हम आस्ते आस्ते देखते हैं, जब जिस तरह हम यूज़ करेंगे आगे कमांड्स को हम देखते हैं कि प्रोसेस आईडी पेरेंट आईडी किस तरह आती है और उनकी चाइल्ड आईडीज किस तरह आ रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आया था पेरेंट प्रोसेस। These are processes that created other processes during runtime. Create other processes during runtime के हमारे पास ये कौन से पेरेंट प्रोसेस कौन से होते हैं, जब हम एक प्रोसेस चल रहा है तो उसको कोई और प्रोसेस क्रिएट कर दे, वो हमारे पास पेरेंट प्रोसेस होता है। ये हमारे पास फायरफॉक्स का एक पेरेंट प्रोसेस है। इसको मैंने क्रिएट किया, इसको मैंने यूज़र ने इसको क्रिएट किया। इस प्रोसेस को जब यूज़र ने कमांड दी तो बैक एंड पे ये प्रोसेस क्रिएट हो गया, ये पेरेंट प्रोसेस है। इस चाइल्ड प्रोसेस दिस प्रोसेस आर क्रिएटेड बाय प्रोसेस ड्यूरिंग रन टाइम। अब चाइल्ड प्रोसेस क्या होते हैं कि ये फायरफॉक्स आगे अपने सब चाइल्ड यानी अपने आप आगे सब प्रोसेस क्रिएट करे तो वो हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस होते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ PS करके, तो ये मेरे पास फायरफॉक्स है, उसका PID आ रहा है 7117। कहाँ पे जा रही है? TTY के ऊपर, यानी हर टर्मिनल के ऊपर कोई ना कोई कमांड उसको हर टर्मिनल के साथ प्रोसेस उसको कनेक्टेड होते हैं। तो ये TTY है। TTY बता रहा है कि इस टाइम मैं किस टर्मिनल के ऊपर बैठा हूँ, PST/0। कितना टाइम हो गया इसको? ये मेरे ख्याल से 0.3 सेकंड या 3 मिनट्स कुछ हो गए, 3 मिनट्स हो गए इस कमांड को चलते हुए, या शायद 3 सेकंड्स हुए हैं। एग्जैक्ट टाइम मुझे क्या आ रहा है, डेट देख लेते हैं। ठीक है, 3 सेकंड हो गए हैं इस कमांड को एग्जीक्यूट हुए टाइम को। उसके बाद हम देखते हैं इनिट प्रोसेस। इनिट प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? इनिट प्रोसेस इज द मदर ऑफ ऑल प्रोसेस ऑन द सिस्टम। It's the first program that is executed by the Linux system boot up. It manages all other processes on the system. It's started by the kernel itself, or it principle it does not have a parent process. जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो एक इनिट प्रोसेस को कॉल करता है। इनिट प्रोसेस आगे अपनी फर्दर इंफॉर्मेशन चेक करता है, बूटअप ETCFS टैब को चेक करता है, हार्डवेयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चेक करता है, कर्नल को चेक करता है, अदर जो उसको बूटिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती हैं वो सबको चेक करता है। जब हम बूटिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे, किस तरह हमारी मशीन एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बूट होती है, तब हम वहाँ पर डिटेल में देखेंगे इनर प्रोसेस क्या होता है। The inner process always has process ID of 1. It functions as an adaptive parent of all operand process. अगर मैं आपको दिखाऊं PID of systemctl systemd,
तो ये मेरे पास की प्रोसेस आईडी 1 आ रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास 7 के अंदर रेड डेट 7 के अंदर सिस्टम डी आ गए थे इनट को रिप्लेस करके, तो इसलिए वो यहाँ पर जो इनट था 6 के अंदर वो यहाँ पर 7 के अंदर सिस्टम डी आ गया। तो मैं यहाँ पे अगर इनट करता हूँ तो मुझे शायद प्रोसेस भी दिखाएगा 1, लेकिन शायद इनट की नहीं दिखा रहा, सिस्टम डी दिखा रहा है मेरे पास। इसके अलावा मैं यहाँ पर फायरफॉक्स का देखना चाहता हूँ, मुझे दिखा रहा है ये मेरे पास प्रोसेस आ रहा है PID ऑफ फायरफॉक्स, PID ऑफ सिस्टम डी। इसी तरह मैंने अगर किसी और चीज़ की PID देखनी है तो मैं उसकी PID देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे किसकी देखना चाहूँ PID, मुझे अब याद नहीं आ रहा मेरी मशीन के ऊपर कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, तो ताकि हम उसके लिहाज से उनकी PIDs देख लें। अच्छा, टॉप की एक PID होती है, टॉप अब फिलहाल अभी कमांड नहीं चल रही टॉप की, तो उसकी भी PID जनरेट नहीं हुई। ठीक है, तो हमारी मशीन के ऊपर जब भी सिस्टम डी कॉल होता है, सिस्टम डी का प्रोसेस इनट 1, इसका प्रोसेस आईडी 1 होता है। जब मशीन बूट होती है तो सिस्टम डी कॉल होता है। सिस्टम डी अपने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, हार्डवेयर को चेक करता है, कर्नल को चेक करता है, इससे फायर ETCFS टैब की एंट्रियाँ चेक करता है। इसके अलावा और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वो चेक करता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती है सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम डी के अंदर, यानी उसके इनट जो उसका प्रोसेस है वो प्रोसेस नंबर 1 के अंदर पड़ी होती है। लिनक्स बैकग्राउंड जॉब्स ये हमने देख ली थी। स्टार्ट अ प्रोसेस इन द बैकग्राउंड, नो इंटरएक्टिव, यूज द एंड सिंबल हेयर, इट प्रोसेस डज नॉट रीड इनपुट फ्रॉम अ यूजर अंटिल इट मूव द बैकग्राउंड। अगर मैं ये कमांड नहीं देता, जिस तरह हमने स्टार्ट में देखा था फायरफॉक्स के साथ, अगर मैं कमांड नहीं देता तो मेरे पास टर्मिनल बिजी हो जाएगा, तो मैं कोई भी इनपुट नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे पास वो काम नहीं करेगा। तो द कंटिन्यूस रनिंग द अबव सस्पेंडेड कमांड इन द बैकग्राउंड, यूज द BG कमांड। कि अगर मैंने किसी भी बैकग्राउंड को, किसी भी सर्विस को, बैकग्राउंड को, कमांड को बैकग्राउंड में मूव करना है, तो उसके लिए मैं BG भी यूज कर सकता हूँ, या उस कमांड के एंड पर एंड साइन भी डाल सकता हूँ। To send a background process to the foreground, use the FG command together with the job ID like so। यानी मैं जॉब करके देखूंगा मेरे पास किस आईडी को मैं अपने फोरग्राउंड के ऊपर लेके आना चाहता हूं, तो FG परसेंटेज आगे उसकी आईडी आ गई। स्टेट ऑफ प्रोसेस इन लिनक्स, कि हमारे पास लिनक्स के अंदर कितनी किस्म की प्रोसेस स्टेट्स होती हैं। तो सबसे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अ प्रोसेस change from one state to another depending on its environment circumstances। In Linux a process has following possible states, यानी जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो एक स्टेट से डिफरेंट स्टेट्स में मूव करता है। तो उस स्टेट्स के अंदर उसके पास कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, वो क्यों मूव करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, उसकी वजह ये है कि रनिंग पर पहले हमारे पास जो स्टेट आया वो रनिंग स्टेट है। हेयर इट इज एट द रनिंग इन, it is the current process in the system or it ready to run, it is waiting to be assigned to one of the CPU। अब रनिंग स्टेट में क्या होता है, रनिंग स्टेट के अंदर जब CPU वो प्रोसेस पहुंच जाता है तो वो रेडी होता है रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। तो वहां पर उसको एक CPU जितना उस प्रोसेस को रिक्वायर्ड होता है, CPU रैम और अदर इंफॉर्मेशन जो भी उसको रिक्वायर्ड होती है वो उसको वहां पर असाइन की जाती है। उसके बाद वेटिंग स्टेट के अंदर क्या आता है, इन दिस स्टेट अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट और अकर और फॉर सिस्टम रिसोर्सेज। एडिशनल द कर्नल आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ वेटिंग प्रोसेस। Interruptible waiting process can be interrupted by a signal, and uninterrupted waiting process are waiting directly on hardware condition and cannot be interrupted by any event or signal। वेटिंग स्टेट के अंदर क्या हो रहा था, कोई प्रोसेस जो रनिंग स्टेट के अंदर आया वो रन होना चाहता है, उसको एग्जीक्यूट होना चाहता है। तो बाज़ दफ़ा यह होता है कि सिस्टम से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है या उसको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। या बाज़ दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हमारे पास कुछ भी ऐसा प्रोसेस, जिस तरह फर्ज करें मेरे पास दो प्रोसेस हैं, एक P1 है जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए 10 मिली सेकेंड चाहिए,
मिली सेकंड्स तो नहीं होते, इससे भी कम टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है, नैनो सेकंड्स होते हैं। तो मैं अपने सामने के लिए दूसरा P2 है, इसको 15 सेकंड चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। अब जब P1 आया वो रनिंग स्टेट में चला गया, तो अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा था, वो उसको सीपीयू मिल रहे थे, वो उसको एग्जीक्यूट टाइम हो रहा था। तो P2 आ गया, P2 चेक किया गया, इसका कितना पाँच, इस पे जो प्रोसेस हुआ वो 5 मिली सेकेंड तक इसके ऊपर काम हुआ। 5 मिली सेकेंड तक जो उसके ऊपर काम हुआ, तो उसके बाद P2 आ गया। P2 देखा गया, P2 की तो प्रोसेस जो प्योरिटी है बाकी वो तो P1 से बहुत हाई है। तो उसको क्या किया गया, P1 को उठाकर वेटिंग स्टेट में फेंक दिया गया, मूव कर दिया गया वेटिंग स्टेट के अंदर, और P2 के ऊपर टैम्प करना शुरू कर दिया। P2 को एग्जीक्यूट स्टेट में रनिंग में दे दिया, और उसको एग्जीक्यूटिंग उसके ऊपर ऑन होगी। इस पे सीपीयू उसके ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया सीपीयू ने। ठीक है, इसी तरह कुछ और इन्फॉर्मेशन होती हैं, जिस तरह ये मेरे पास जो मैंने अब ये जो थी वो कर्नल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। बाज ऐसे होता है कि मैंने काम प्रोसेस रनिंग स्टेट में था P1, तो मैंने कोई इवेंट जनरेट कर दिया, यूजर इनपुट कोई दे दी, कोई मैंने इंटरप्शन क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से वो जो मेरे पास P1 प्रोसेस था वो मेरे पास वेटिंग स्टेट के अंदर चला गया। अब जब तक मैंने जो इंटरप्शन दी है, जब तक मैंने वो मेरी जो सॉल्व नहीं हो जाती, मेरी वो इंटरप्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक वो जो P1 है वो मेरे पास वेटिंग स्टेट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद मेरे पास एक स्टॉप स्टेट होती है। इन दिस स्टेट अ प्रोसेस हैज बीन स्टॉप्ड यूजुअली बाय रिसीविंग अ सिग्नल, फॉर इंस्टेंस अ प्रोसेस दैट इज बीइंग डिबगिंग। बाज़ दफ़ा एक ऐसा प्रोसेस आया, कोई ऐसा प्रोसेस आया जो मेरे पास स्टॉप हो गया स्टेट के अंदर, उस पर पूरा एग्जीक्यूशन टाइम नहीं लगा, यानी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाया प्रॉपर, वो स्टॉप स्टेट में चला गया। स्टॉप स्टेट में क्यों चला गया, उसकी वजह यह थी कि उसको कोई सिग्नल ऐसा मिल गया, या मैंने उसको कोई किल का सिग्नल भेज दिया, वो मेरे पास प्रोसेस स्टॉप हो गया, वो मेरे पास स्टॉप स्टेट में चला गया, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। एग्जीक्यूट के दौरान ही मैंने उस प्रोसेस को एक किल इंफॉर्मेशन भेज दी कि इस प्रोसेस को किल कर दिया जाए, या मेरे पर रिसोर्सेज फुल हो गए किसी वजह से, तो मेरे पास जो प्रोसेस है वो मेरे पास स्टॉप स्टेट के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आता है ज़ोंबी प्रोसेस, ज़ोंबी स्टेट। ये वो हेयर इज अ प्रोसेस इज अ डेड स्टेट दैट इज हार्ड बट इट स्टिल हैज एन एंट्री इन प्रोसेस टेबल। ज़ोंबी स्टेट की होती है, इस स्टेट के अंदर जो प्रोसेस होता है वो किल हो चुका होता है, डेड हो चुका होता है, किसी काम का नहीं होता, लेकिन उसकी एंट्री फिर भी प्रोसेस टेबल के अंदर रहती है, जिसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी रिसोर्स यूज़ हो रहे थे, हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज काफ़ी यूज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर ज़ोंबी स्टेट के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं हम उनको किल करते हैं, ताकि वो हमारे पास उनकी एंट्री जो है प्रोसेस टेबल के अंदर से निकल जाए। तो ये था हमारे पास प्रोसेस स्टेट्स थी कि हमारे पास लिनक्स के अंदर कितनी किस्म की प्रोसेस स्टेट्स होती हैं। रनिंग स्टेट थी, वेटिंग स्टेट थी, स्टॉप स्टेट थी और ज़ोंबी स्टेट थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी अपनी कमांड को, अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेस को किस तरह मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।